Dear all, hope you are doing well. Today we are going to discuss the ionization and buffers. मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैप्टर के सिंपल हैं कि हम बफर कंपोजिशन के बारे में जान सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बफर्स का, और एसिडिक एंड बेसिक बफर्स की मदद से किस तरह से पीएच मेंटेन की जा सकती है। अल्टीमेटली ये तमाम बातें लीड करेंगी टुवर्ड द फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट की तरफ कि जब कोई भी मेडिसिन बनानी है तो किस तरह से इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर बफर का असर हो सकता है और किस तरह से इसकी इन्फ्लुएंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि बफर सोल्यूशन क्या होता है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो कि अपनी मौजूदगी की वजह से रेजिस्ट करें चेंज इन पीएच को, जब किसी भी सोल्यूशन के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या फिर अल्कली को ऐड किया जाए तो ऐसे कंपाउंड बफर्स कहलाते हैं और ऐसा जो सोल्यूशन बनेगा वो बफर सोल्यूशन कहलाएगा। और जितनी मिकदार में वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, द रेजिस्टेंस टू द चेंज इन पीएच, उसको रेजिस्टेंस को हम बफर एक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक सोल्यूशन मौजूद है, जब इसके अंदर आप कोई एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं तो इसकी पीएच चेंज हो जाती है। अब आप इसके अंदर कोई ऐसे कंपाउंड्स ऐड कर दें कि स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस ऐड करने से इसकी पीएच चेंज ना हो, तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स वो बफर्स कहलाएंगे। और ओवरऑल ये जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा ये बफर सोल्यूशन कहलाएगा और ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो बफर एक्शन कहलाएगी और जितनी मैग्नीट्यूड में ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो बफर कैपेसिटी कहलाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। बफर कंपोजिशन की बात की जाए तो बफर नॉर्मली वीक एसिड या इसका साल्ट होता है या फिर वीक बेस या फिर इसका साल्ट होता है। ये वीक एसिड और इसका साल्ट या फिर वीक बेस और इसका साल्ट, इनको आप कमुलेटिवली बफरिंग एजेंट का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वन नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है एसिटिक एसिड का और सोडियम एसीटेट का। एसिटिक एसिड हमारे पास वीक एसिड है और सोडियम एसीटेट इसका साल्ट है, तो इन दोनों को आप कंबाइन तौर पे बफरिंग एजेंट का नाम दे सकते हैं। और जिस सोल्यूशन में ये मौजूद होंगे, एनी सोल्यूशन दैट कंटेन्स द बफरिंग एजेंट इज कॉल्ड द बफर सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो दो तरह की टाइप्स हैं हमारे पास। एक एसिडिक बफर्स होते हैं और दूसरा बेसिक बफर्स होते हैं। वी नो नाउ कि एसिडिक बफर्स को बनाने के लिए हमें ज़रूरत है वीक एसिड और इसके साल्ट की, और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड और इसका साल्ट एज ए बफरिंग एजेंट मौजूद हो वो एसिडिक बफर कहलाएगा। इसके एग्जांपल भी मौजूद है यहाँ पे, एसिटिक एसिड एंड इट्स साल्ट सोडियम एसीटेट। इसके बरक्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक बेस और इसका साल्ट एज ए बफरिंग एजेंट मौजूद हो वो सॉल्यूशन बफर बेसिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसका साल्ट। बफर कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बफर टू द चेंज इन पीएच इज कॉल्ड द बफर कैपेसिटी। के कितनी मैग्नीट्यूड में, कितनी मिकदार में हमें बफर सोल्यूशन जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसको बीटा से इंडिकेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके कुछ और नाम भी हैं। आप इसको बफर एफिशिएंसी कह सकते हैं, बफर इंडेक्स कह सकते हैं, बफर वैल्यू कह सकते हैं। तो ये तमाम जो नाम हैं ये बफर कैपेसिटी को इंडिकेट करते हैं। अगर बफर कैपेसिटी को किसी और तरीके से हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो वी कैन से दैट बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रांग बेस। के यहाँ पे आप देखें इक्वेशन हमारे पास मौजूद है और यहाँ से ही डेफिनेशन ली गई है इसकी, कि डेल्टा बी इंडिकेट कर रहा है रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रांग बेस और एसिड, कि आप कितनी अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करें जो कि स्मॉल चेंज इन पीएच करे अबाउट 1 यूनिट। यहाँ पे डेल्टा पीएच भी बताया गया। सो हमारे पास बीटा इंडिकेट कर रहा था बफर कैपेसिटी को, और इसको हमने डिफाइन कर दिया कि कितनी अमाउंट में आप ऐड करें एसिड और बेस जो कि इसकी 1 यूनिट पीएच में चेंज ला सके। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया फर्दर फैक्टर्स को कि डेल्टा बी हमारे पास है स्मॉल इंक्रीमेंट इन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रांग एसिड और बेस दैट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द पीएच।
और यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मजीद इसको एक्सप्लेन किया गया कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को ऐड किया जाए 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन में, जिसके नतीजे में 1 pH चेंज हो, तो इसकी जो बफर कैपेसिटी होगी ऐसे सोल्यूशन की वो हमारे पास 1 होगी। देन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं हमारे पास वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, और क्योंकि इनका जो डिसोसिएशन है वो 100% होता है तो इनमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन ये कोई खातिर खा मीनिंगफुल के ए यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर फॉर एसिड या फिर बेसिस प्रोड्यूस नहीं करते। दैट्स वाई जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है वो हमारे पास जो है उसको हम कंसीडर करते हैं, पार्शली डिसोसिएट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारे पास जो मोस्टली ड्रग्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में होती हैं। नाउ अगर बायोलॉजिकल बफर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली हमारे ब्लड को भी अपनी पीएच मेंटेन करने की ज़रूरत है, और जो ब्लड की पीएच है वो 7.4 होती है, और इस 7.4 पीएच को मेंटेन करने के लिए ब्लड में दो तरह के बफर्स होते हैं। एक को हम प्राइमरी बफर्स का नाम देते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी बफर्स का नाम देते हैं। प्राइमरी बफर्स प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी बफर्स हैं वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो बफर है वो कम्बिनेशन है वीक एसिड या फिर इसके साल्ट का, या फिर वीक बेसिड एंड इट्स साल्ट का, यानी कि बफरिंग एजेंट्स का। तो प्लाज्मा में जो बफरिंग एजेंट होते हैं वो कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट होता है, एंड एसिड या अल्कली सोडियम साल्ट्स ऑफ फास्फोरिक एसिड ये मिलके एक्ट करते हैं एज बफरिंग एजेंट के तौर पे, और ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये बफर सोल्यूशन बनाते हैं एक किस्म का प्राइमरी बफर ब्लड के अंदर, जो कि पीएच को फ्लक्चुएट नहीं होने देता। इसी तरह से अगर एरिथ्रोसाइट्स की बात की जाए तो इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलते हैं एसिड और अल्कली पोटाशियम साल्ट्स ऑफ फास्फोरिक एसिड के साथ। यहाँ पे हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड था और यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड है। प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट थे, और जबकि एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो कि मिलके बफरिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। बफर कैपेसिटी की बात की जाए ब्लड की तो ये 0.025 से लेके 0.039 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर पीएच यूनिट होती है। इसी तरह से जो लैक्रिमल फ्लूइड्स होते हैं, टीयर्स होते हैं, ये भी बफर कैपेसिटी ऑफर करते हैं, और टीयर्स की जो रेंज है लैक्रिमल फ्लूइड्स की वो 7 to 8 के दरमियान होती है, लेकिन आइडली ये भी 7.4 पे होती है। आल्दो कि अगर ये पीएच वेरिएट करे 4 से लेके 10 के दरमियान तो जो हमारे पास कार्निया है वो डैमेज नहीं होता, लेकिन फिर भी डिस्कम्फर्ट होता है, फ्लो ऑफ टीयर्स का मुतासर होता है। अगर इसको भी हमने कम करना है, मज़ीद हमने ऑप्टिमाइज्ड फार्मूलेशन बनानी है, तो हमें पीएच 6.6 से लेके 9 के दरमियान रखनी होगी अपनी फार्मूलेशन की। यूरिन की जो पीएच है दैट इज़ 6 यूनिट्स, ये कम से कम 4.5 यूनिट्स तक जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 7.8 यूनिट तक हो सकती है, यानी कि ये हमारे पास एक 4.5 से लेके 7.8 तक इसकी रेंज मौजूद है। अगर इस रेंज से ये फ्लक्चुएट करेगी तो प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पीएच जो है ये नॉर्मल वैल्यू से नीचे जाती है, 4.5 से नीचे जाती है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट करना शुरू करती है, तो ये पीएच फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। इसी तरह से अगर ये पीएच 7.4 से अबव चली जाती है तो जो ह्यूमन बॉडी है वो हाइड्रोजन आयंस को रिटेन करना स्टार्ट करेगी, ताकि जो है पीएच को नॉर्मल की तरफ रिटर्न किया जा सके। अगर बॉडी फिजियोलॉजिकली इसको रिटेन नहीं कर पा रही तो फिर हमें इसको मेडिकली या मेडिसिन के थ्रू रिटेन करना पड़ेगा। देन अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें तो कोई भी ऐसे दो सॉल्यूशंस को हम आइसोऑस्मोटिक या फिर आइसोटोनिक कह सकते हैं, जो कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करें एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ऐसे कोई भी सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड से सेम हो जब उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम ऑस्मोटिक या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक है? तो अगर उसका प्रेशर 0.9% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टर्म्स हैं हमारे पास कि सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% के सेम हो तो उनको तो हम कह रहे थे आइसोटोनिक।
लेकिन अगर यही प्रेशर कम हो 0.9% से तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक कहेंगे, और जिनका प्रेशर 0.9% से ज़्यादा हो ऐसे सॉल्यूशंस को हम हाइपरटोनिक कहेंगे। हाइपर मतलब ज़्यादा एंड हाइपो मीन कम। और पैराटोनिक सॉल्यूशंस की जो टर्म है ये इन दोनों को जब हम कंबाइन डिनोट करना चाहेंगे, हाइपरटोनिक को और हाइपोटोनिक को, तो फिर हम इनके लिए पैराटोनिक की टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी हमारे इंजेक्टेबल्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, इनका बॉडी फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होना ज़रूरी है ताकि ये कोई इरिटेशन काज ना करें। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं कि अगर हाइपरटोनिक को बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो श्रिंकेज हो सकती है। आइसोटोनिक पे आप देख सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि अगर हाइपोटोनिक को बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेलिंग होगी एंड अपार्ट उसके बाद जो है बर्स्टिंग ऑफ द सेल्स हो सकती है। इस टॉनिसिटी को मेजर भी किया जा सकता है। दो मेथड्स हैं हमारे पास मेजर करने के। एक मेथड हीमोलिटिक मेथड कहलाता है और दूसरा मेथड हमारे पास कोलिगेटिव मेथड है। हीमोलिटिक मेथड जो है ये सिंपल सा है कि रेड ब्लड सेल्स को लें और इनको ब्लड के अंदर सस्पेंड कर दें। अगर आपके सेल्स जो हैं ब्लड के श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। अगर बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाए, हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन है हाइपोटोनिक है। अगर उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है। एंड जो श्रिंकेज है और इसके बाद हाइपोटोनिसिटी है जिसमें हीमोलाइसिस हो सकती है, इसको क्वांटिटेटिवली मेजर भी किया जा सकता है क्योंकि ये लिबरेट कर रहे होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, तो उसको मेजर करके सेल हीमोलाइसिस के बारे में मालूम किया जा सकता है। कोलिगेटिव मेथड्स में फर्दर हमारे पास सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मेथड आ जाता है। तो इनके ज़रिए जो है हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनके थ्रू कोलिगेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम टॉनिसिटी को मेजर कर सकते हैं। की रूल्स की अगर बात की जाए तो की रूल्स आयोनाइजेशन के हमारे पास इंतहाई सिंपल हैं। इस टेबल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास एसिडिक ड्रग है और इस साइड पे दूसरी साइड पे हमारे पास ऑन द राइट साइड देयर इज द बेसिक ड्रग, और इसने गुजरना है स्टोमिक से जहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, एंड देन अगर ये प्लाज्मा में जाती है, इंटेस्टाइन्स में जाती है जहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट होता है, तो ये कौन सी फॉर्म में प्रिवेल करेगी। तो एसिडिक ड्रग सिमिलर, आपने याद रखना है कि सिमिलर इन्वायरमेंट में ड्रग जो है ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो जब एसिडिक ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट में होगी तो ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। इसी तरह से जब बेसिक ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट में होगी, क्योंकि ये अपोजिट इन्वायरमेंट है, तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। और जब बेसिक ड्रग जो है ये बेसिक इन्वायरमेंट में होगी, क्योंकि इनका सिमिलर इन्वायरमेंट हो गया, तो ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रिवेल करेगी। और यही बेसिक ड्रग जब अपोजिट इन्वायरमेंट में जाएगी तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में है एग्जिस्ट करेगी। तो जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है ये ज़्यादा परमिएट करती है इनके, और इसके बरक्स जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास टेबल यहाँ पे मौजूद है कि जो एसिडिक ड्रग्स हैं जब ये बेसिक सोल्यूशन में जाती हैं तो इनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है और इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसी तरह से जब बेसिक ड्रग्स एसिडिक इन्वायरमेंट में जाती हैं तो इनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है जबकि एब्जॉर्प्शन इनकी कम हो जाती है, क्योंकि ये अपोजिट इन्वायरमेंट है। जब ये सेम इन्वायरमेंट में होंगी एसिडिक ड्रग इन एसिडिक सोल्यूशन, तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रिवेल करेंगी, तो इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी लेकिन इनकी एक्सक्रीशन जो है वो कम होगी। सिमिलर रूल फॉर द बेसिक ड्रग्स, जब ये सेम इन्वायरमेंट में होंगी तो इनकी जो एक्सक्रीशन है वो कम होगी और इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमने अगर ये रूल आप याद रख सकें कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है ये एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, परमिएट ज़्यादा होती है, और आयोनाइज्ड फॉर्म जो है ये सॉल्युबल ज़्यादा होती है और एक्सक्रीट भी ज़्यादा होती है। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड जो कि हमें बता रही है कि कोई एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ये डिसइंटीग्रेट करेगी, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो सकती है, फर्दर डिस एग्रीगेट करके डी एग्रीगेट करके ये फाइन पार्टिकल्स में जा सकती है। तो देन इसकी जो है डेजोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और डेजोल्यूशन एंड परमिएशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेजोल्यूशन होती किस तरह से है कि ड्रग एक सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाती है जहाँ पे हमारे पास स्टेगनेंट लेयर होती है, और डिफरेंट थ्योरीज थी जो कि डेजोल्यूशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही थी। तो जब ये ड्रग डिजॉल्व होगी तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकती है या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो सकती है।
अब अगर ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तो इसकी जो परमिएशन का रास्ता है वो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे तरीके से ये परमिएट करेगी। लेकिन अगर ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी परमिएशन कम है, तो इसको किसी कैरियर के थ्रू, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जो ड्रग है हमारे पास ब्लड में पहुंचेगी और यहाँ से ये टारगेट आर्गन तक जाएगी एंड वहाँ पे जाके ये अपना जो इफेक्ट है वो देना स्टार्ट करेगी। तो इट वाज ऑल अबाउट द बफर्स एंड जो हमारे पास आयोनाइजेशन का कंसेप्ट है उसके बारे में हमने स्टडी किया। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।